नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन के शानदार प्लेटफॉर्म पर मैं अरविंद आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आगे आने वाले आपके एग्जाम में बेहद फायदेमंद साबित होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस की, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो अगर हम बात करें कंप्यूटर के आविष्कारक की, तो कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज से जुड़े हुए अन्य क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? अगर अन्य क्वेश्चन की बात करें तो आप कह सकते हो कंप्यूटर के पिता, जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जनक कहो तो भी कौन है? चार्ल्स बेबेज। अगर कहा जाए कंप्यूटर के पितामह हैं, यानी ग्रैंडफादर, दादाजी, कंप्यूटर के दादाजी भी कौन है? चार्ल्स बेबेज ही कहलाते हैं। साथ ही साथ अगर कहा जाए कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया, तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, इनका भी आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर की विशेषता है, तो कंप्यूटर बहुत ही एक्यूरेट मशीन होती है, मल्टी यूज के लिए काम में आती है, इसकी स्पीड काफी हाई होती है। तो आप देख सकते हो यहां पर ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगर पूछा जाए कंप्यूटर की आईक्यू क्या होती है, बुद्धिमत्ता क्या होती है, तो कंप्यूटर की जो आईक्यू होती है, कंप्यूटर की जो बुद्धिमत्ता होती है, वो होती है 0, 0। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जब बात होती है सुपर कंप्यूटिंग की, तो सुपर कंप्यूटिंग के जो फादर हैं वो हैं सेमूर क्रे। ये जो सेमूर क्रे हैं वो सुपर कंप्यूटिंग के फादर हैं। के ना होकर के ये सेमूर क्रे है, तो ये इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें एलन ट्यूरिंग की, चार्ल्स बेबेज से रिलेटेड हमने क्वेश्चन की बात कर ली थी। एलन ट्यूरिंग जो है वो आधुनिक कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। आधुनिक जो आपके पास कंप्यूटर है उसके जनक अगर आपसे पूछा जाए तो वो जनक जो है वो एलन ट्यूरिंग है। इसके अलावा हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के भी जनक हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन्होंने ही डेवलप किया था। और एक और इंपॉर्टेंट इनसे जुड़ा हुआ सवाल आता है कि कंप्यूटर विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अगर सिंपल कंप्यूटर पूछा जाए तब तो आंसर क्या देंगे हम लोग? चार्ल्स बेबेज। लेकिन अगर आ जाए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर विज्ञान के जनक, तो भी आपका आंसर होगा एलन ट्यूरिंग। मैं यहां लिख देता हूं कि कंप्यूटर विज्ञान के जनक। अगर हम बात करें विंड सर्फ की, तो जब भी आपको सर्फ नाम याद आता है तो आपको याद आना चाहिए सर्फिंग, और सर्फिंग का मतलब होता है इंटरनेट पे ट्रेवल करना, इंटरनेट पे नई नई चीजें खोजना। तो याद आना चाहिए कि विंड सर्फ जो है उन्होंने इंटरनेट का आविष्कार किया था, तो इनको इंटरनेट का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संसार का पहला गणक यंत्र क्या है? गणक कहो, संगणक कहो, इंग्लिश में बोले तो कंप्यूटर बोलते हैं, लैटिन भाषा का शब्द है। तो दुनिया का पहला संगणक अबेकस माना गया था, और अबेकस जैसा ही एक यंत्र जापान में भी काम में लिया जाता था जिसको सारोबान कहा जाता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो अबेकस हो जाएगा, और जापान में, या ऐसा भी कह सकते हो कि इसका जापानी नाम वो हो जाएगा आपके सारोबान। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, तो इसका सही आंसर एलन एम ट्यूरिंग हो जाएगा। ये इसका सही आंसर है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है, तो हमने पीढ़ियां, अगर हम जाते हैं पीढ़ियों की तरफ, तो पीढ़ियों में प्रथम जो आपके पास पीढ़ी होती है उस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। जो द्वितीय पीढ़ी होती है उसमें उपयोग किया गया था ट्रांजिस्टर का। और तीसरी ऐसी पीढ़ी थी जिसमें आईसी आ गए थे, यानी जो आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट है, समेकित चिप जिसे बोलते हैं, आईसी का प्रथम बार अगर प्रयोग पूछा जाए तो वो किस में हुआ था? तृतीय पीढ़ी में हुआ था। इसके बाद फिर फोर्थ में आपके पास आ जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर, या जिसको आप कह सकते हो वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और पंचम पीढ़ी जो अभी भी चल रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी वर्क हो रहा है, इसमें आ जाता है यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें और साथ में अपन किसकी बात करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो इसका सही आंसर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। अगला सवाल, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। जब बात आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर की, तो इसका सही आंसर हो जाता है ENIAC। यहां पर ENIAC से जुड़ा हुआ एक और सवाल कि इसका पूरा नाम क्या होता है, तो ENIAC का पूरा नाम आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका पूरा नाम है। अगला सवाल, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए गए थे। द्वितीय पीढ़ी कब आई थी? तो आप याद रख सकते हो, द्वितीय पीढ़ी जो थी 1955 तक तो आपके थे, 1949 से 1955 तक तो प्रथम पीढ़ी थी। 1955 के बाद जो आपके पास आती है वो आ जाती है द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1965 तक। वैसे अलग अलग बुक्स में इसके अलग अलग ईयर दे रखे हैं, अलग अलग जो लेखक है वो अपने हिसाब से इसका आंसर दे रहे हैं। मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा 1956 से 1965 तक। कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में वीएलएसआई तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, कि आप देख सकते हो ये यहां पर वीएलएसआई तो थी चतुर्थ पीढ़ी में, इसी को डेवलप करा था पांचवी पीढ़ी में, और क्या बन गई थी? यूएलएसआई, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहां पर इसका जो सही आंसर होगा वो आपके पास कौन सा हो जाएगा इनमें से? यूएलएसआई। इसका पूरा नाम आप याद रख सकते हो, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं, याद रख सकते हो, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं, सिलिकॉन व जर्मेनियम। ये दोनों ही अर्धचालक हैं तत्व, इनसे मिलकर के इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी बनती है। और अक्सर अपन सुनते हैं जैसे मोबाइल वगैरह जब पानी में गिर जाते हैं तो अपन कहते हैं कि आईसी उड़ गई, वो आईसी क्या है? ये इंटीग्रेटेड सर्किट ही है। आगे बढ़ते हैं अपन। निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है? अगर हम इनमें से बात करें कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, आने लायक सवाल है। तो इसका बहुत ही सिंपल जवाब है, इसका जवाब है परम। परम जो है वो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया? अगर हम बात करें मध्यम रेंज की और मौसम पूर्वानुमान की, तो ऐसा कौन सा सुपर कंप्यूटर है जो भारत ने सबसे पहले खरीदा था? तो इनमें से जो परम है वो सुपर कंप्यूटर है, सीडीसी साइबर एंड मेधा 930 मौसम पूर्वानुमान के लिए मध्यम रेंज के नहीं थे। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा क्रे XMP14। याद रख सकते हो, क्रे XMP14। तो क्रे जो है वो एक तरह का सुपर कंप्यूटर है, लेकिन ये मध्यम रेंज का मौसम पूर्व अनुमान के लिए काम में लिया जाता है। बारिश होगी या नहीं होगी, आगे का मौसम किस तरह का रहेगा, ये जो पूर्व अनुमान लगाया जाता है, जो टीवी पे ब्रॉडकास्ट आता है, आजकल मोबाइल पे भी अपन देखते हैं, वेदर फोरकास्ट जिसे कहा जाता है, उसमें क्रे जैसा ही सुपर कंप्यूटर
काम में शुरुआत में लिया गया था, ये क्रे लिया गया था, लेकिन आज उसको रिप्लेस कर दिया गया, वो आजकल काम में नहीं ले रहे हैं। आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो आईबीएम एक कंपनी है, और ये जो कंपनी है वो आपके पास थी जो सीटीआरसी कंपनी थी। इस सीटीआरसी कंपनी का मॉडिफाइड जो रूप था वो था आपके पास आईबीएम। 1924 के आसपास ये कंपनी बनी थी। इसका जो पूरा नाम है वो आपको याद रखना है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या नाम याद रखना है इसका? आई का इंटरनेशनल, बी का बिजनेस और मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूरा नाम होगा। तो आई का इंटरनेशनल, बी का बिजनेस और एम का मशीन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, समाकलित परिपथ। समाकलित परिपथ कहो, इंटीग्रेटेड चिप कहो, आईसी कहो, का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया जाने लगा? अभी हमने डिस्कस किया था कि ऐसी कौन सी पीढ़ी थी जिसमें आईसी का प्रयोग किया जाने की शुरुआत हुई थी? तो वो है आपके पास तृतीय पीढ़ी। यहां पर बिल्कुल पहली में हमने किसका उपयोग किया था? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, वैक्यूम ट्यूब की बात हुई थी। इसमें आपके पास ट्रांजिस्टर थे। और तृतीय पीढ़ी जो है वो ऐसी पीढ़ी है जिसमें पहली बार आपके किसका प्रयोग किया गया था? आईसी का प्रयोग किया गया था। तो ये आपके पास सही जवाब है इसका। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती है। अगर अपन बात करें माइक्रो कंप्यूटर की, उसके अंदर फिजिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड 3 बेसिक कैटेगरीज कौन कौन सी है? तो जरा ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। जब भी अपन माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसके अंदर 3 चीजें होती है। एक होता है सिस्टम यूनिट, बिल्कुल होना चाहिए। कीबोर्ड और ये मॉनिटर, ये इनपुट आउटपुट है, तो इनपुट आउटपुट, एंड उसके बाद में फिर आपके पास आ जाता है सेकेंडरी स्टोरेज। ये याद रखना आपको। जैसे ये एक सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट जो है उसमें हम लोग सीपीयू एंड एएलयू की बात करते हैं। सीपीयू एंड एएलयू, एक्चुअली सीपीयू के ही पार्ट होते हैं, एएलयू एंड सीयू, ये दोनों इसी के पार्ट होते हैं। आपको इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी का पार्ट है एएलयू एंड सीयू। तो अगर आपसे पूछे एएलयू का पूरा नाम क्या है, तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका पूरा नाम है ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। और सीयू जो होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। अब यहां पर ये कह रहा है कि कोई भी कंप्यूटर है तो उस कंप्यूटर में वर्क किस तरह से होता है। अगर अपन उसकी बात करें तो मॉनिटर तो केवल क्या करता है? डिस्प्ले दिखाता है। जो मेन बॉक्स होता है, जो सीपीयू जिसको अपन बोलते हैं, सिस्टम जिसको बोलते हैं, उस सिस्टम में होता क्या है एक्चुअल में? उसमें आपके पास सीएलयू एंड एयू होता है। ये मेमोरी से क्या करते हैं? डेटा का ट्रांसफर करते हैं, और इनको इनपुट कुछ डेटा देता है और आउटपुट के रूप में प्रोसेस होकर के वो डेटा मिल जाता है। तो वो स्टोर कहाँ होता है? वो सेकेंडरी स्टोरेज में होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, ये आउटपुट होगा यहां पर, और सेकेंडरी स्टोरेज, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम। पद पीसीएक्सटी का आशय है। एक्चुअली ये जो पीसीएक्सटी है, पीसीएक्सटी को आईबीएम एक्सटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम अगर आपसे पूछे तो आईबीएम एक्सटी कह सकते हो, या केवल एक्सटी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये है क्या? तो पीसी का मतलब तो सबको पता होना चाहिए। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, पी मतलब पर्सनल, और सी का मतलब कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर होता है। अब एक्सटी जो है, एक्सटी का पूरा नाम जो होता है, एक्स यहां पर एक्सटेंडेड के लिए है और टी टेक्नोलॉजी के लिए। तो टेक्नोलॉजी तो सभी में है, एक्सटेंडेड ढूंढो यहां पर कहां है? बिल्कुल ये रहा एक्सटेंडेड। तो पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी जो है वो इसका पूरा नाम है, और ये इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर कई प्रकार के डेटा मैनिपुलेट करते हैं और इन मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं?
कंप्यूटर जो डेटा मैनिपुलेट करता है, जिस पे वर्क करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग। तो यहां पर अपग्रेडिंग होगा नहीं, डाउनलोडिंग और यूटिलाइजिंग भी नहीं होगा, यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग। अगला सवाल, इनमें से कौन सा सही नहीं है? अगर हमें कहा जाए कि कौन सा इनमें से सही नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि नोटबुक कंप्यूटर जो है वो हल्का तथा नोटबुक के जैसा ही होता है। बिल्कुल नोटबुक जो होता है बिल्कुल हल्का होता है, और जो हमारी नोटबुक होती है उसके जैसा ही एक कंप्यूटर होता है। पाम टॉप जो होता है उससे भी छोटा होता है, बिल्कुल हल्का होता है और जेब में आ सकता है, यानी ये दोनों बातें सही है। पाम टॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं। और चौथा यहां पर है पोर्टेबल, सुवाह्य का मतलब है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपन ले जा सकते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। अब यहां पर ये जो ऑप्शन है चौथा, पोर्टेबल कंप्यूटर है, बिल्कुल आप उसको किसी और कंप्यूटर से जोड़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, तो ये भी सही है। तो बचा कौन सा? ये वाला। तो इसका सही आंसर जो है वो ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? जब अपन डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो वर्क करते हैं किन पर? द्विआधारी पद्धति पर, बाइनरी सिस्टम पर वर्क करते हैं। कंप्यूटर जो है वो केवल और केवल बाइनरी समझता है, यानी ये बूलियन एल्जेब्रा समझता है, बूलियन संक्रिया पर वर्क करता है। जब भी हम बूलियन संक्रिया की बात करेंगे तो उसमें आती है आपके बाइनरी। बाइनरी को हम हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी, और द्विआधारी का मतलब होता है जिसमें केवल दो ही नंबर होते हैं, 0 और 1। तो कंप्यूटर जो है वो इन्हीं पर वर्क करता है। यहां पर द्विआधारी जो प्रणाली है वो अपन चुनेंगे, द्विआधारी अंक पद्धति है। इस पद्धति को कंप्यूटर जो है वो क्या करता है? रीड इसमें समझता, मतलब वो कंप्यूटर जो समझता है वो बाइनरी समझता है, लेकिन हम जो देते हैं डेटा, वो डेटा कोई सी भी पद्धति का हो सकता है। वो दशमलव का हो सकता है, वो न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, वो वॉइस हो सकती है, किसी भी प्रकार का डेटा हम दे सकते हैं। उस डेटा को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग काम में लेते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारी भाषाएं हैं। आजकल हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज की अगर बात करें तो मशीनी लैंग्वेज है जिसमें 0 और 1 होते हैं। अब ये जो कन्वर्ट करने का काम होता है वो दो तरह के आपके भाषा अनुवादक होते हैं, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। ये दोनों ही क्या करते हैं? भाषा को अनुवाद करते हैं। असेंबलर जो होता है वो असेंबली भाषा को बदलता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क ये है कि कंपाइलर, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अगर हिंदी में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कंपाइलर। ये कंपाइलर जो होता है वो आपके क्या करता है? कंप्लीट ही उसको कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग वे डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना हुआ है। तो अगर अपन सिग्नल के आधार पर कंप्यूटर की बात करें कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। देखो सिग्नल के आधार पर कि उसको सिग्नल किस तरह का दिया गया है। सिग्नल के आधार पर अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एनालॉग। अब एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण अगर अपन पूछें कि कहाँ है, तो जितने भी पेट्रोल पंप पर जो आपके कंप्यूटर लगे होते हैं, जहां पर वो मेजर करता है कि कितना पेट्रोल आया, डीजल आया, तो वहां पर जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। सेकंड नंबर जो होता है वो आपके पास होता है डिजिटल। हर जगह अपन डिजिटल कंप्यूटर ही देखते हैं। और इन दोनों का जो मिश्रण है उसका तीसरा टाइप बन जाता है, उसको अपन बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो अब सवाल पढ़ो देखें। ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा हाइब्रिड है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर का उपयोग किए जाने वाले उपकरण कहलाते हैं। एक्चुअली थोड़ा सवाल में करेक्शन होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, उपकरण जितने भी होते हैं उनको हम छू सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं। तो जिन उपकरणों को छुआ जा सकता है, अपन देख सकते हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर है, और जिनको नहीं छू सकते वो सारे के सारे क्या है? सॉफ्टवेयर। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। सारे के सारे उपकरण हैं जितने भी उपयोग किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे उपकरण क्या हो गए? हार्डवेयर। तो इसका सही आंसर हो गया हार्डवेयर। निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है?
अपने को इसमें से हार्डवेयर चुनना है, तो जैसे ही किसी ऑप्शन में सॉफ्टवेयर दिखे उस ऑप्शन को नहीं चुनना है, उसको कैंसिल कर देंगे अपन। तो यहाँ पर CPU MS वर्ड, देखो MS वर्ड यहाँ पर सॉफ्टवेयर आ गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर आ गया तो हार्डवेयर का ऑप्शन नहीं है ना। फिर इसमें देखते हैं, यहाँ पर आ गया देखो स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर। फिर इधर MS एक्सेल आ गया, देखो एक्सेल क्या हो गया, स्प्रेडशीट। और यहाँ पे फोटोशॉप, फोटोशॉप से फोटो एडिट करी होगी, किसी के भी साथ आप अपनी फोटो बना सकते हो इस फोटोशॉप की हेल्प से। अपन दिखने में कैसे ही हो अपनी फोटो चेंज की जा सकती है, तो ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो बचा कौन सा, देखो स्कैनर क्या है, हार्डवेयर, मॉनिटर क्या है, हार्डवेयर, माउस हार्डवेयर, प्रोसेसर हार्डवेयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। अगला क्वेश्चन, किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में, आपके पास कोई छपी हुई चीज है उसको डिजिटल रूप में लेना है, कौन करता है ऐसा। मान लो आपके पास कोई छपा हुई कोई किताब है, नोट्स है, तो आप फोटोकॉपी करवाते हो, तो फोटोकॉपी कैसे होती है, स्कैनर की हेल्प से होती है। किसकी हेल्प से होती है, स्कैनर से। तो पहला काम तो साफ साफ नजर आ रहा है, छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में कौन बदलता है, वो बदलता है स्कैनर। फिर वापस, डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को, डिजिटल चित्र है, टेक्स्ट है, जैसे अपने कंप्यूटर में कुछ है, मान लो अभी कुछ एडमिट कार्ड आपके आगे हैं, तो वो क्या है, वो डिजिटल रूप में है। अब अपन उनको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो किसकी हेल्प लेंगे, प्रिंटर की। तो देखो यहां पर कौन कौन से उपकरण है, पहला आंसर आएगा वो तो स्कैनर, दूसरा होना चाहिए प्रिंटर। तो देखो पहला ही ऑप्शन सही है, स्कैनर व प्रिंटर। जल्दबाजी में गलती ये हो जाती है, पहला अपन ध्यान से पढ़ते नहीं है, प्रिंटर चुन लेते हैं, दूसरा स्कैनर चुन लेते हैं, जो कि आपके गलत जवाब होता और बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग हो जाती इससे। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखो, पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अगर आप पूरा पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो बिल्कुल आप सटीक आंसर दे पाओगे। मोडेम क्या है, तो मोडेम जो है वो एक हार्डवेयर होता है। ये क्या करता है, मोडेम का काम, मतलब वैसे देखा जाए तो मोडेम जो वर्ड है, ये दो वर्डों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। आप कह सकते हो एक शब्द होता है मॉड्यूलेशन, और एक होता है आपके डीमॉड्यूलेशन। दो शब्द है यहां पर। जो कार्य मॉड्यूलेशन करता है उसका जस्ट उल्टा काम करता है डीमॉड्यूलेशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है वो आपके पास क्या है, मोडेम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मोडेम एक सॉफ्टवेयर होता है, अभी हमने देखा हार्डवेयर होता है, तो ये तो सही नहीं है। मोडेम वोल्टेज का स्थायीकरण करता है, बिल्कुल नहीं करता। मोडेम परिचालन तंत्र होता है, नहीं होता। मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने का कार्य करता है। देखो सिंपल सी बात है, मोडेम क्या करता है, जैसे मोबाइल की बात कर लेते हैं अपन। अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो क्या है, ध्वनि है, वो एनालॉग सिग्नल है। जो इस तरह से सिग्नल चलते हैं वो सारे के सारे कौन से हैं, एनालॉग सिग्नल। उन एनालॉग सिग्नल को मोडेम कन्वर्ट कर देता है डिजिटल रूप में, और वो डिजिटल रूप वापस रिसीवर एंड पर क्या होता है, उसका डीमॉड्यूलेशन हो जाता है। वो डिजिटल सिग्नल वापस अगले को ध्वनि के रूप में सुनाई देता है। तो ये आपके पास क्या हो गया, मोडेम का कार्य। ये बिल्कुल सही है। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर उदाहरण है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, अगर हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर की, तो माइक्रो प्रोसेसर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर एक चिप होती है, तो यहां पर वो हार्डवेयर का एक उदाहरण है। पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा कौन सा पोर्ट है जिसको कॉम पोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो कम्युनिकेशन पोर्ट के रूप में हम लोग जानते हैं सीरियल पोर्ट को। सीरियल पोर्ट जो है वो कॉम पोर्ट के रूप में जाना जाता है, जिसका पूरा नाम आप कह सकते हो कम्युनिकेशन पोर्ट। निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है, आपने को चुनना है सॉफ्टवेयर का समूह कौन सा है। तो जैसे हार्डवेयर दिखे उसको चुनना मत। देखते हैं पहले में MS वर्ड, फोटोशॉप, MS एक्सेल, कोई भी हार्डवेयर नजर नहीं आ रहा, तो यही इसका सही आंसर हो गया। अगर बाकी के देखते हैं, स्कैनर, स्कैनर क्या आ गया, हार्डवेयर। मॉनिटर क्या आ गया, हार्डवेयर। प्रिंटर क्या आ गया, हार्डवेयर। MS एक्सेल, फोटोशॉप, माउस क्या आ गया, हार्डवेयर। तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर क्या हो गया आपके पास, पहला आंसर जो है वो बिल्कुल सटीक आंसर है।
निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, अपने को चुनना है। एप्लीकेशन विशेष पर्पज होते हैं इनके, देखते हैं। एमएस विंडोज, विंडोज जैसे ही नाम दिखता है आपको याद करना है ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनको चलने के लिए, उनको रन होने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। एमएस विंडोज की जगह अगर यूनिक्स आ जाए, लाइनेक्स आ जाए, लिनक्स बोलते हैं कई लोग इसे, तो ये सारे के सारे क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये तो सब के सब डेस्कटॉप के लिए, पीसी के लिए होते हैं। अगर हम बात करें मोबाइल के लिए, तो मोबाइल में जैसे सिम्बियन, नोकिया में पहले यही था। इसके अलावा आज अपन काम में ले रहे हैं जितने भी मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड है, ठीक है, मैक ओएस है। तो ये जितने भी आपके पास ये जो है वो सब मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एमएस विंडोज क्या हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो है ही नहीं, तो यही तो पूछा, नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एमएस विंडोज। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। देखो फ्लॉपी डिस्क, ये तो हार्डवेयर है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स, बिल्कुल सही जवाब। सर्किट भी नहीं होता, ह्यूमन ब्रेन भी नहीं होता, तो इसका सही आंसर कंप्यूटर प्रोग्राम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, अभी बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कहीं है तो बिल्कुल चुन लो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ और उदाहरण की बात कर लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जब भी आता है, ये वर्ड जब भी आए सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो उसमें क्या हो सकता है? एक तो ओएस हो सकता है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी बताया था हमने, अभी पढ़ा था ना हमने, ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं डिवाइस ड्राइवर। और जितने भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर का रख रखाव करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसी का पार्ट होते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी इसी का पार्ट होते हैं। हाँ, अलग से अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पूछा है तो आप अलग से इसमें बता दोगे। डिस्क डिफ्रेगमेंटर है, वो सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर देख सकते हो आप डिवाइस ड्राइवर है, तो ये इसका सही आंसर है। मान लो किसी को ये नहीं पता होता तो आप खुद देख सकते हो, टेक्स्ट संपादक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा होगा आपने, तो वर्ड जो है वो क्या है? वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट, एक्सेल पढ़ा था हमने, वो भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टेली बहुतों ने पढ़ी होगी, ये भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है। कौन सा? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। तो इस हिसाब से भी देखते तो इसका सही आंसर क्या हो जाता? डिवाइस ड्राइवर। सॉफ्टवेयर एजेंट, जैसे ही नाम आया सॉफ्टवेयर एजेंट, तो इनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर बोट्स, ठीक है, सॉफ्ट बोट्स। सॉफ्टवेयर बोट्स भी बोल सकते हो, सॉफ्ट बोट्स भी बोल सकते हो। एक्चुअली ये क्या होते हैं? पहले से प्री प्रोग्राम्ड होते हैं। जैसे कई बार आप देखते होंगे ऐसे कुछ प्रोग्राम्स डिजाइन किए हुए होते हैं। जैसे जियो फोन ने पहले एक प्रोग्राम डिजाइन किया था जिसमें आप अमिताभ से बात कर सकते थे। आप उनको पूछते थे आप कैसे हो, तो वो वापिस जवाब दे देते थे, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो। या फिर आपने पूछा कि आपने खाना खाया, तो बिल्कुल मैंने खाना खाया है, आप भी खाइए। इस तरह से वो जवाब देते हैं। वो क्या है? पहले से उस सिस्टम को समझा रखा है कि अगर ये वर्ड सुनाई दे तो इनमें से ये जवाब देना है, अगर ये वर्ड सुनाई दे तो ये जवाब देना है। तो ये बोट्स होते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एजेंट जब भी आपके पास आए तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्ट बोट्स। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? सॉफ्टवेयर नहीं है, बताना आपको। तो देखो एमएस वर्ड अभी बात करी थी, सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। एमएस पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है। तो बचा कौन? टच पैड। अब टच पैड होता क्या है? लैपटॉप में माउस की जगह अपन टच पैड काम में लेते हैं। इतनी सी ऐसे लैपटॉप में जगह होती है जिसमें आप उंगली फिरा कर घुमा करके क्या करते हो? कर्सर को इधर उधर घुमाते हो, तो वो छू सकते हो आप उसे। तो वो क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर
नहीं है, तो ये इसका सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? मुफ्त काम में आता है लेकिन आगे अगर अपने को प्रयोग में लेना है तो उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो यानी एक तरह का ट्रायल होता है ना, जैसे चेक कर लो एक बार कि आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। सही लग रहा है तब तक तो फ्री में यूज कर लो, आपको लगा कि आपके काम का है तो आप खरीद लो। तो ऐसे जो है उनको अपन ट्रायल वेयर बोलते हैं। ट्रायल वेयर, जिनमें आप ट्रायल ले रहे हो, ट्रायल वेयर कहो या शेयर वेयर कहो, एक ही बात है। तो इसका सही आंसर तो शेयर वेयर हो गया। अब ये जो फ्री वेयर है ये हमेशा के लिए फ्री होता है। ये कब होता है? हमेशा के लिए फ्री। ये तो इसका क्या है, शेयरवेयर ऊपर लिखा हुआ है वो सारा शेयरवेयर का ही काम है। रेंटल वेयर कोई ऐसा नाम है नहीं किसी सॉफ्टवेयर के लिए, और पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी ऐसा इनसे रिलेटेड कोई टर्म है नहीं। पब्लिक डोमेन जो है वो आपके वेबसाइट से रिलेटेड आती है। तो यहां पर जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा शेयरवेयर। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो इसमें तो बिल्कुल अपन देखते ही सही करने जाएं तो कई बार अपन गलत चुन सकते हैं। पूरा पढ़ करके देना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो कंफ्यूजिंग है, सेंट्रल प्रोटेक्शन यूनिट हो गया, इधर कोर कर दिया, इधर प्रोसेसिंग यूनिट कर दिया, मतलब मिलते जुलते शब्द देते हैं जिससे कंफ्यूजन बढ़े। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक बार अगर आपने देख लिया है तो बिल्कुल आप सटीकता से उसका जवाब दे दोगे। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है या कंप्यूटर का जो दिल होता है, दिल कह लो मस्तिष्क कह लो, दोनों का आंसर होता है सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। एएलयू क्या है? अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि सीपीयू के दो हिस्से होते हैं, एक एएलयू होता है, एक सीयू होता है। तो एएलयू का पूरा नाम क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जीयूआई का पूरा नाम क्या होता है? जीयूआई जो है, पहले देखो क्या होता था, कमांड बेस्ड आपके सिस्टम चलते थे। कंप्यूटर जब डिजाइन हुआ था उसके बाद में कमांड दी जाती थी उसको रन होने के लिए। उसके बाद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया। क्या आया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई अगर मान लो नहीं जानता कोई चीजें, तो भी वो कंप्यूटर को निर्देश दे सकता है केवल चित्रों के आधार पर। जैसे एटीएम में आप गए, अगर आपको जैसे एटीएम में, चलो एटीएम थोड़ा सा उसमें हो सकता है हर कोई यूज नहीं कर पाए, बट मोबाइल की बात कर लेते हैं अपन, एंड्रॉइड मोबाइल की बात करते हैं। अगर कोई नहीं जानता तो भी उसमें कॉल तो लगा ही सकता है, डायल कर सकता है, उसके अंदर फोटो आ जाती है। मान लो नंबर याद नहीं है, फोटो आ जाती है, वो बोल सकता है उसमें पर्टिकुलर एक नाम। तो वो क्या है? ये सब ग्राफिकल यूजर है, यूजर इंटरफेस है। यानी कि फोटो के माध्यम से चीजों को काम में लेना। मान लो गेम खेलना है बच्चों को, उनको तो थोड़ी पता है कि उसके नीचे टाइप क्या वर्ड किया हुआ है। जैसे कोई भी पर्टिकुलर गेम है उस पर क्लिक करते हैं और वो ओपन कर लेते हैं उसको। तो आजकल गेम का काफी दौर चल रहा है, अपने आसपास भी देखें। लत अगर किसी को लग गई है तो अचानक से उन्हें नहीं छुड़वाएं, धीरे धीरे करके उन्हें कंट्रोल करें, उन्हें सिखाएं, उनको बुरे नतीजों के बारे में बताएं। और ये जो गेमिंग की जो दुनिया है वो बहुत भयंकर दुष्परिणाम दे रही है। तो अपने आसपास जरूर देखें कि कुछ ऐसे तो नहीं है लोग, कुछ ऐसे आपके आसपास बच्चे जो गेमिंग के बुरी लत में फंस चुके हैं, उनको आप धीरे धीरे करके इससे थोड़ा सा दूर लेके जाइए, उनको आप स्पोर्ट्स की तरफ भेजिए। चलो, तो यहाँ पर हमने बात कर ली थी जीयूआई। जीयूआई का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल वर्ड यहाँ पर ये रहा, यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? बिल्कुल थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। आईसी जो चिप होती है वो अर्धचालक पदार्थों की बनी होती है, सिलिकॉन हो या जर्मेनियम, दोनों ही ऑप्शन अगर आपको दोनों में से कोई मिलता है तो आप चुन सकते हो। तो यहां पर तांबा, स्टील, प्लास्टिक नहीं है, क्या है? सिलिकॉन। कौन सा सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर और उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने अथवा आपराधिक गतिविधियों में संलग्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपराधिक गतिविधियों के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए काम में लिया जाता है, मालवेयर। ये इसका सही आंसर है। एआईडीसी स्वचालित रूप से वस्तुओं की पहचान, उनके बारे में डेटा इकट्ठा करना और मानव की भागीदारी के बिना कंप्यूटर सिस्टम में डेटा सीधे डालने के तरीके को संदर्भित करता है। तो एआईडीसी का अपने को यहां पर पूरा नाम बताना है।
AIDC जो है उसका पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन डेटा कैप्चर। क्या होता है? ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन डेटा कैप्चर। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन तो यहां पर है, डेटा कैप्चर ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो बार कोड रीडर है, आपने अक्सर देखा होगा बार कोड रीडर आता है, उससे आप बार कोड क्या कर सकते हो? जैसे मान लो कि आपने कोई चीज खरीदी, किसी सुपर मार्केट में गए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो वो वहां पर क्या करता है? उससे स्कैन करता है, स्कैन करते ही वहां पर अपने आप उसके पूरी डिटेल आ जाती है कंप्यूटर स्क्रीन पर और पेमेंट कट जाता है। इसी तरह से और भी यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट के मेथड यूज किए जाते हैं। जैसे फास्टैग है, फास्टैग भी AIDC का ही क्या है? एक उदाहरण है। अच्छा, यहां पर एक जुड़ा हुआ मैं क्वेश्चन और बता देता हूं। जैसे एक QR कोड आप अक्सर आजकल बहुत यूज कर रहे हैं हम लोग, QR कोड पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए। किसी दुकान पर गए, खुले पैसे नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, तो मोबाइल से पेमेंट अगर हम करते हैं तो QR कोड को स्कैन करते हैं। तो देखो QR कोड जो स्कैन है उसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, QR कोड का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है क्विक रेस्पॉन्स। क्या नाम होता है इसका? क्विक रेस्पॉन्स, यानी जल्दी से रेस्पॉन्स देने वाला कोड। नहीं तो क्या हो, फोन पे करना है, नंबर डालने पड़ते हैं और काफी उसमें माथापच्ची होती है। आप जल्दी से QR कोड स्कैन करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? देखो, अल्फा न्यूमेरिक जो होता है ये नंबर और जो आपके पास अल्फाबेटिकल कैरेक्टर होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है, यानी अल्फा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मतलब नंबर, और अल्फा जो शब्द आ रहा है वो इसको इंडिकेट कर रहा है कि जितने भी आपके पास अल्फाबेट्स होते हैं उनकी ओर इंडिकेट कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो जो स्टिक है, गेम खेलने के लिए काम में लिया जाता है। मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, मैग्नेटिक डिस्क। देखो यहां पर पूछा है इनपुट डिवाइस नहीं है। जो मॉनिटर है वो आउटपुट देता है, बाकी मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, ये आपके पास मेमोरी के ऑप्शन है। मतलब ये क्या है? इनमें मेमोरी अपन सेव रखते हैं। लेकिन जब ये अपन कंप्यूटर में फीड करते हैं तो कंप्यूटर को कुछ डेटा देती है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मॉनिटर। कीबोर्ड की कौन सी कुंजी लाइन के प्रारंभ में ले जाती है? लाइन के अगर प्रारंभ में जाना है तो होम की एक कीबोर्ड पर बटन आता है, उस की को अगर आप प्रेस करोगे तो आप प्रारंभ में चले जाओगे। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा होम की। ठीक है। स्क्रॉल की क्या है? तो स्क्रॉल जो की होती है, आप इसके अलावा आप नम की देखते हो, कैप्स लॉक देखते हो, ये सब टॉगल की है। ऑन और ऑफ जिसमें होता है ना, वो सब के सब क्या है? टॉगल की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉगल की। कंप्यूटर जगत में क्वेरिटी किसका प्रकार है? ये जो क्वेरिटी है ना, आप देखते हो कंप्यूटर में लाइन लिखी होती है, अल्फाबेट की पहली लाइन QWERTY, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? क्वेरिटी कीबोर्ड। तो किसका प्रकार है बताओ? इसका सही प्रकार क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? मान लो यहां पर मैंने नाम लिखा, जैसे ये लिखा COMPU, अब मैंने D लिख दिया। अब कर्सर यहां पहुंच गया, कर्सर वो ब्लिंक करता रहता है, वो इस तरह से ब्लिंक कर रहा है यहां पर। अब अगर मुझे इस D को मिटाना है तो मैं क्या करूंगा? बैक स्पेस। तो वो इधर वाला मिटा रहा है ना, ये तो हुआ दायां और इधर वाला हो गया बायां। तो बाएं को मिटाने वाला कौन हो गया आपके? बैक स्पेस। अब इसमें अक्सर गलती कर देते हैं, तो सिंपल सी बात, बैक स्पेस मतलब बायां, B फॉर बायां। और एक और होता है बटन डिलीट, D फॉर दायां। D फॉर का क्या याद रखना आपको? दायां। ये याद रख लोगे तो आप भूलोगे नहीं। इस तरह का क्वेश्चन आते ही आप तुरंत कर दोगे। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है? आप अगर कंट्रोल A दबा रहे हो उसका मतलब ही बदल जाता है। शिफ्ट के साथ आप कोई बटन दबा रहे हो तो उसका मतलब बदल जाता है। शिफ्ट के साथ 1 दबाएंगे तो अलग आएगा, शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करेंगे तो उसका अलग मतलब होगा। मतलब अलग हो गया, मतलब उसने संशोधन कर दिया, यानी मॉडिफायर की होती है। कैसी की होती है? मॉडिफायर। मॉडिफायर या कह दो या संशोधक कुंजी कह दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संशोधक, मॉडिफायर। निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? देखो माउस अलग अलग तरीके के होते हैं। माउस के नीचे बॉल लगी होती है, वो अगर इस मूवमेंट को पता लगा रही है तो वो मैकेनिकल माउस है। लेकिन लेजर काम में ले रही है तो इसका मतलब ऑप्टिकल माउस है। कैसा माउस है वो? ऑप्टिकल माउस या प्रकाशिक माउस भी कह सकते हैं। तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा 4, इसका ये सही आंसर है।
स्क्रीन की किसी मध्य को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है? आपने देखा होगा, अगर मान लो कुछ यहां पर आपके पास कोई पिक्चर है, आपको इसको उठा करके यहां इस फोल्डर में डालनी है, यहाँ एक फोल्डर बना हुआ है मान लो, इसमें डालनी है, या इसको यहां ले जाना है, तो माउस का अपन क्लिक प्रेस करके इसको यहां ले आते हैं। इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप। तो यहां पर आपके पास सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप। माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण है। माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक तीनों के तीनों आपके पास क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगर इनपुट डिवाइस ऑप्शन है तो वो चुन लो, लेकिन यहां पर पेन इनपुट है तो वो तो है नहीं, और इनपुट कहीं है नहीं, तो इसका सही आंसर पॉइंटिंग डिवाइसेज है, क्योंकि ये तीनों के तीनों डिवाइस क्या करती है? पॉइंट करती है किसी पर्टिकुलर चीज को। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट के रूप में डिवाइस अगर चुने तो यहां पर आपके पास प्लॉटर आउटपुट देता है, नक्शे वगैरह जो बड़े बड़े आपको प्रिंट निकालने हैं, बड़े नक्शे हो सकते हैं, मानचित्र हो सकते हैं, तो प्लॉटर काम में लेते हैं। प्रिंटर क्या करता है? हमें हार्ड कॉपी निकाल करके देता है, पेपर बाहर देता है। मॉनिटर है, वो आपके पास चीजें कुछ दिखाता है, लेकिन स्कैनर जो है वो आपके यहां पर क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। अच्छा सवाल है ये, OMR का पूरा नाम क्या है? जितने भी ऑफलाइन एग्जाम होते हैं उन सब में OMR सीट होती है, और उस OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक्चुअली हम लोग ऐसा, मतलब जैसे A लिखा हुआ है, इधर B लिखा हुआ है, इधर C लिखा हुआ है, इधर D लिखा हुआ है, यहाँ गोले बने होते हैं ऐसे, इनमें से हम किसी एक को ऐसे डार्क कर देते हैं, ब्लैक पेन से अपन डार्क कर देते हैं। तो जो हमारे पास ये ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है वो क्या करता है? यहाँ से लाइट पास हो रही है नहीं हो रही है? लाइट, ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? प्रकाशिक। तो प्रकाश यहां से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस आधार पर पता लगा लेता है कि स्टूडेंट ने कौन सा ऑप्शन चुना। जब ये सबसे पहले ये जो तकनीक है वो यूज में आई, तो क्या हुआ? एक स्टूडेंट ने चारों में ऐसे कर दिए। अब कंप्यूटर में दिमाग है नहीं, बुद्धिमत्ता 0 है। उसने देख लिया लाइट ए में नहीं जा रही, क्या चलो ए सही करा उसने। अगले में देखा बी में नहीं जा रही, इसका मतलब बी सही है उसका, और उसके पूरे में से पूरे नंबर आ गए। तो फिर पता लगा और बाद में इस तकनीक में सुधार किया गया। अब अगर ऐसा कर देते हो तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है और माइनस मार्किंग हो जाती है। तो OMR का पूरा नाम यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये इसका सही आंसर। अब कंफ्यूजन क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट कर देगा, कोई यहां मैग्नेटिक कर देगा। आपको बस ये ध्यान रखना, ऑप्टिकल तो याद रहेगा ही रहेगा, प्रकाश आ रहा है। मार्क मतलब आपने निशान बनाया यहां पर, और फिर उसको पढ़ने वाला हो गया रीडर। कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है? आजकल आप देखते होंगे एक सॉफ्टवेयर आता है गूगल लेंस। कहीं पर कुछ भी लिखा हुआ है, गूगल लेंस ऑन कीजिए, उसको स्कैन कीजिए, वो आपको क्या कर देगा? एडिटेबल टेक्स्ट में बदल देगा। मतलब मान लो आपको पेपर टाइप करना है, वो चीजें अगर पेपर में लिखी हुई है, ऐसे पेन से लिखी हुई है, और आपको वो चीजें टाइप करनी है, तो आप गूगल लेंस काम में लो। बहुत सारे मतलब कम गलतियां करते हुए वो गूगल लेंस क्या कर देगा? उसको कन्वर्ट कर देगा। ऐसा काम जो भी सॉफ्टवेयर करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको OCR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? OCR। तो आप हो जाना होशियार। ये कौन है? OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये इसका सही आंसर। तो यहां पर OCR बिल्कुल यही है और ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, सीरियल वे, ये बिल्कुल नहीं दिखा तो यहां से आप देख सकते हो, गूगल लेंस, OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। अगला क्वेश्चन, सीरियल वे पैरेलल पोर्ट का स्थानापन्न माना जाता है। पहले सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट काम में आते थे। सीरियल पोर्ट में क्या होता था? एक टाइम पर एक ही बिट जाता था। अब इन दोनों की जगह, दोनों की कुछ कमियां थी, और उसकी जगह अपन काम में लेते हैं USB पोर्ट। पेन ड्राइव हो तो इसी रूप में आती है, चार्जर हो तो वो भी इसी तरह से, अडेप्टर में चार्जर USB पोर्ट ही होता है। आजकल हर चीज USB पोर्ट के फॉर्म में आ गई। इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका पूरा नाम है। स्पीड काफी ज्यादा होती है। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन जो होता है, आजकल एक पेन टैब आता है। अगर मान लो आपको कुछ लिखना है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ लिखना है,
ये लाइट पेन नहीं है, ठीक है। पेन टेब जो आता है उस पर अपन जब लिखते हैं वो मैग्नेट का बना होता है, तो वो क्या करता है, उस पर लिखने के काम में आता है। तो इनमें से देखो माइक्रो टिप पेन इनपुट, हाँ इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर को कुछ निर्देश देता है वो, तो वो इनपुट डिवाइस होता है। अंधेरे में लिखने के लिए काम में नहीं आता है। बार रहित पेन, माइक्रो टिप पेन, ये नहीं है, बस इतना इसका आंसर होगा इनपुट डिवाइस। वे डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित कर देती है। लिखा हुआ तो है हस्तलिखित, लेकिन उनको कोड में बदल देता है। अभी मैंने ओसीआर की बात की थी, ओसीआर यहां पर ऑप्शन है नहीं, तो आप उसे डिजिटाइजर कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डिजिटाइजर। क्यों डिजिटाइजर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में बदल रहा है। उनको किस फॉर्म में बदल रहा है? डिजिटल फॉर्म में। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाएं? तो आरंभ में जाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? होम। ये जो पेज अप होता है, अगर मान लो बहुत सारे पेज हैं, आपको पेज ऊपर लेना है तो पेज अप, नीचे लेना है तो पेज डाउन। एंटर आपको पता ही है, एंटर से अपन नई लाइन एंटर कर लेते हैं, नए पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पर होम जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाए। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो वो सब के सब आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो, सबमिट कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, सबका सब क्या है? डाटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाटा। प्रिंटर का मुद्रण गुणवत्ता, प्रिंट क्वालिटी, अगर प्रिंट क्वालिटी की बात है तो डीपीआई याद रखना। प्रिंटर की स्पीड क्या है? तो पेज पर मिनट याद रखना। देखो ये जो पेज या पेपर पर मिनट है ये तो है स्पीड, लेकिन अगर क्वालिटी की बात है तो उसमें है डीपीआई, डॉट प्रति इंच। ये आपके पास क्वालिटी से रिलेटेड यहां पर यूनिट है, इकाई है। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम ग्राफिकल आउटपुट देता है? इनमें से अगर सर्वोत्तम ग्राफिकल आउटपुट की बात करें तो इनमें सर्वोत्तम जो ग्राफिकल आउटपुट है वो आपके पास है लेजर प्रिंटर का। ये सर्वोत्तम ग्राफिकल आउटपुट देता है। हालांकि प्लॉटर भी ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर प्लॉटर होगा। इसका सही आंसर होगा प्लॉटर। अगर प्लॉटर नहीं होता तो लेजर प्रिंटर है, अगर प्लॉटर हो तो इसका सही आंसर प्लॉटर ही होगा। आप जितने भी बैनर छपवाते हो, वो बैनर, जितने भी मानचित्र है, ये सारे के सारे जो बड़ी अपने को कुछ टाइपिंग प्रिंटिंग करवानी है तो सारे के सारे प्लॉटर के माध्यम से होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लॉटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर ऑन करने के बाद मॉनिटर की स्क्रीन काली है तो क्या समस्या हो सकती है? कंप्यूटर ऑन कर दिया, मॉनिटर की स्क्रीन काली है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अभी तक उससे सीपीयू कनेक्ट नहीं हुआ है। देखते हैं, मॉनिटर को पीसी से जोड़ा नहीं गया है, बिल्कुल सही है। अब मॉनिटर को विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया है, तो विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है तो ऑन थोड़ी हुआ फिर वो। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा रिजोल्यूशन उतना उसके अंदर पिक्सल पास पास आ जाते हैं। रिजोल्यूशन जितना बढ़ाओगे पिक्सल पास पास आएंगे, पिक्चर की क्वालिटी, दिखने की जो क्वालिटी होगी वो उतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपके पिक्सल नजदीक होंगे। निम्न में से कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? जब भी ये सूक्ष्म स्याही कण आए, इनकी बौछार की बात आए, तो आपको एक ही प्रिंटर चुनना है, वो है इंकजेट प्रिंटर। निम्न में से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट वाले में 3 प्रकार आते हैं आपके पास, जिसमें चेन प्रिंटर है, डेजी व्हील है, ड्रम प्रिंटर है, ये आते हैं। और नॉन इंपैक्ट में आपके पास लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, ये आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो डॉट मैट्रिक्स है, जो आपके पास ड्रम प्रिंटर है या डेजी व्हील है, ये तो होंगे नहीं क्योंकि ये इंपैक्ट प्रिंटर है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? लेजर प्रिंटर। इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। मुख्य भंडारण जो है वो अगर अपन देखें कि कहाँ पर है, तो एक्यूमुलेटर भी नहीं है, नियंत्रण इकाई भी नहीं है, रजिस्टर यूनिट बिल्कुल मेमोरी तो रखता है लेकिन मुख्य भंडारण नहीं है। मुख्य भंडारण अपने पास एक मेमोरी है। कौन सी सबसे महंगी मेमोरी है? अगर इनमें महंगी की बात करें तो महंगी जो होती है वो आपके पास होती है कैशे मेमोरी, बहुत फास्ट होती है। ये होती है सीपीयू और रैम के बीच में बफर का कार्य करती है। सीपीयू और रैम के बीच में ये डेटा को शीघ्र लाती ले जाती है। कैश मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करती है? तो अभी बात की थी सीपीयू और रेस नहीं है, ये है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैश मेमोरी किन के मध्य बफर का काम करती है? अभी बात करी थी रैम और सीपीयू। सबसे कम मेमोरी साइज कौन सी है? तो देखो इनमें से अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम होती है किलोबाइट, किलोबाइट से ज्यादा होती है आपके मेगाबाइट,
मेगाबाइट से ज्यादा इनमें हो जाती है गीगाबाइट, और गीगाबाइट से ज्यादा होती है टेराबाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलोबाइट। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है? तो अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है, हार्ड डिस्क तो बिल्कुल है, सीडी रोम भी है, पेन ड्राइव भी है, तो बचा कौन? रोम। ये किसका पार्ट है? प्राइमरी मेमोरी का, प्राथमिक मेमोरी है। दो प्रकार की होती है, रैम एंड रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का पूरा नाम क्या है? तो ईपी रोम का पूरा नाम पूछे जाए तो ई का मतलब होता है इरेजेबल, पी का होता है प्रोग्रामेबल, आरओएम का तभी बताया रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। कई बार ईईपी रोम आ जाता है, ईईपी रोम। तो जो डबल ई आ जाता है ना, इसमें यहां तक तो ये सेम ही है। इस ई का जो मतलब होता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली यानी अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इरेज करते हैं। ठीक है। डी रैम का लाभ क्या है? तो देखो रैम के दो टाइप होते हैं आपके पास। रैम जो होते हैं उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है डी रैम, एक होता है एस रैम। एस रैम जो होता है उसको स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। तो एस का मतलब याद रख लो, रैम का तो पता ही है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका मतलब होता है स्टैटिक। और डी का मतलब होता है डायनामिक। अब जो स्टैटिक रैम है और डी रैम है, दोनों में अंतर क्या है? अच्छा, लाभ क्या है? पहले अंतर समझ लो। स्टैटिक मेमोरी होती है इसकी तुलना में फास्ट, बहुत तेज चलती है, और ये थोड़ी होती है महंगी। फास्ट भी होती है लेकिन महंगी होती है, और इसके अलावा इसका जो स्टोरेज क्षमता होती है ना, स्टोर करने की क्षमता, वो कम होती है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली कम शब्द लिख रहा हूं। क्या कम है? स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज कम होता है। तो इसका जस्ट उल्टा इसमें हो जाएगा, ये थोड़ी सी स्लो होती है, धीरे चलती है। किसकी कंपैरिजन में? एस रैम की तरफ। ये महंगी है तो ये क्या हो गई? चीप हो गई, सस्ती हो गई, इकोनॉमिक हो गई। कम स्टोरेज है तो इसमें क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टोरेज। तो यहां पर अब अंतर ढूंढते हैं अपन। डी रैम का लाभ क्या है? वे एस रैम से सस्ता है, बिल्कुल सही है, तो एस रैम से सस्ता है। और एस रैम से अधिक स्टोर कर सकता है, एस रैम से तेज ये तो नहीं है। अब इनमें से दो ऑप्शन हो गए आपके पास। अधिक स्टोर कर सकता है, ये तो अपने को यहां पर कंफर्म है कि ये तो है, एस रैम से अधिक स्टोर कर सकता है। ये फिर अब बचा कंफर्म नहीं है, तो इसका सही आंसर ये है, क्योंकि इस हिसाब से ये दोनों है। एस रैम से सस्ता है, एस रैम से अधिक स्टोर कर सकता है। तो इसका भी मुझे कंफर्म नहीं है, ये एक बार थोड़ा सा अपन चेक कर लेते हैं। आप चेक कर लीजिएगा आप भी। मेरे हिसाब से ये इसका करेक्ट आंसर है। या फिर हो सकता है कि टाइप करने में गलत ऑप्शन इसमें दोनों दे दी हो। बाकी ये तो कंफर्म है कि एस रैम से ज्यादा स्टोर कर सकता है। कौन? एस रैम से ज्यादा कर रहा है ना, एस रैम से ज्यादा करता है डी रैम, बिल्कुल। अगला, निम्न में से कौन सी मेमोरी डिवाइस है? तो मेमोरी डिवाइस की अगर बात करें तो अपने पास कैथोड रे ट्यूब नहीं होती। सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। रे मतलब तरंग और ट्यूब। कीबोर्ड, माउस, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क है जो क्या है? मेमोरी डिवाइस है। इंडेक्स होल किससे संबंधित है? तो इंडेक्स होल भी फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन शीघ्रतम इनपुट आउटपुट भंडारण करने वाला है? कौन है जो बहुत जल्दी इनपुट आउटपुट कर लेता है? तो अगर इनमें से देखें तो मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क है, वो जल्दी इनपुट आउटपुट भंडारण कर लेता है। टेली टाइपराइटर है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, ये तो भंडारण के यहाँ पर है ही नहीं। तो इन सब ऑप्शन में से फ्लॉपी डिस्क है वो जल्दी क्या कर लेता है? भंडारण कर लेता है। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक टेप है। जब भी मैग्नेटिक टेप शब्द आए आपको याद आ जाना चाहिए पुराने टाइम के कैसेट। 12 गाने इधर, 12-15 गाने दूसरी, पहला गाना सुनो, फिर दूसरा सुनो, फिर तीसरा सुनो। अगर मान लो किसी को मान लो 24वां गाना सुनना होता, या मान लो कि लास्ट वाला गाना सुनना होता, तो डायरेक्ट नहीं सुन पा सकता, उसको एक एक करके सुनना पड़ता था। तो मैग्नेटिक टेप जो है उसी का उदाहरण है, जिसको बोलते हैं सिक्वेंशियल, यानी एक के बाद एक। तो इसमें सही आंसर क्या जाएगा? सिक्वेंशियल एक्सेस मीडिया। ये ऐसा था, ठीक है।
रिमूवल मैग्नेटिक डिस्क को कहते हैं जिसमें सूचना रखी जा सकती है। इनमें से कौन सी रिमूवल मैग्नेटिक डिस्क है? तो हार्ड ड्राइव है, इसको रिमूवल नहीं कहते हैं। मॉनिटर तो वैसे ही डेटा स्टोर नहीं करती, तो ये भी नहीं होगा। पोर्टेबल का मतलब तो है इधर से उधर ले जाना। यहां पर बचा कौन? फ्लॉपी डिस्क। यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल होता है एक्चुअली, अस्थायी। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थायी। अगर मेमोरी चिप अस्थायी हो तो क्या होगा? ये एक्सप्लोड हो जाएगी, अधिक तापमान में एक्सपोज की जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए? बिल्कुल सही है ये। इसका प्रयोग डेटा को रीड और राइट, इसका प्रयोग डेटा को रीड और राइट, बिल्कुल ये जो है वो ऑप्शन गलत ऑप्शन है, ये इसका सही आंसर है। सीडी रोम और सीडी आरडब्ल्यू में क्या अंतर है? देखो दोनों ही कॉम्पैक्ट डिस्क है। सीडी का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और अगर हम बात करें रोम की, तो रोम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। आरडब्ल्यू जो है उसका मतलब होता है रीड एंड राइट, इसमें रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है। तो देखो क्या पूछा है इसने कि क्या अंतर है, तो ये दोनों एक ही हैं, केवल विभिन्न निर्माताओं ने भिन्न भिन्न नाम दिए। नहीं, सीडी रोम को राइट किया जाता है, सीडी आरडब्ल्यू को राइट नहीं, इसमें दोनों है, ये भी नहीं हो सकता। सीडी आरडब्ल्यू में राइट व रीड दोनों किया जा सकता है, लेकिन सीडी रोम से केवल रीड किया जा सकता है। सही बात है ये, तो ये इसका सही आंसर हो गया। तीसरा जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का तात्पर्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सारे कार्यों को मैनेज करता है, सारे रिसोर्स को मैनेज करता है, संसाधनों को किस तरह से काम में लेना है यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही निर्धारित करता है। वह तरीका जिस पर कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य करते हैं नहीं। उच्च स्तरीय लैंग्वेज से मशीन स्तरीय लैंग्वेज में रूपांतरण, वो तो भाषा अनुवादक होते हैं। वह तरीका जिससे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कार्य करती है, तो ये आपके पास पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल। एंटीवायरस प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया ना, ये अभी थोड़ी देर पहले दिखा था आपने, तो ये इसका सही आंसर है। रेल रिजर्वेशन सिस्टम भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण है। वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ चलने की स्वीकृति देता है। बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ चले तो उसको अपन बोलते हैं मल्टीटास्किंग। क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। ये इसका सही आंसर है। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लिनक्स है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कैसा है? ओपन सोर्स। इसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, कोई भी एडिट कर सकता है, तो ये ओपन सोर्स है, तो यहां पर ये इसका सही आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स है, बता रखा है, विंडोज है, लिनक्स है, पास्कल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये कोई भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे कोई नहीं, आपको ये क्वेश्चन जितने भी मिले हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर हेल्प करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।